आप लिखिए राजकोषीय घाटा 5 तारीख को जिनका यूपीएससी पीटी है उनके लिए कर रहे हैं। वैसे 67th में भी ये जिंदा ही रहेगा, 67th में यही आंकड़ा रहेगा। तो राजकोषीय घाटा बिहार का और भारत का, यह 2 बार पूछ चुका है, फिर भी कंफर्म नहीं है तो अलग मैटर है। राजकोषीय घाटा, हाँ ठीक है, राजकोषीय घाटा बिहार का और भारत का और दोनों साल का, यानी अब ये कैसे कर सकते हैं जब नहीं जब सीडीपीओ में 20 का पूछ दिया तो क्या दिक्कत है? 2 इन्फॉर्मेशन हम एक्स्ट्रा जानेंगे तो। लेकिन पूछिए, हम अपने क्लास में इन लोगों को क्या बताए थे, जो यहाँ पे लोग थे या ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, इन सबको मैंने बताया था कि 2 साल का पढ़ना है, वो भी तुलना करके कि कब क्या था और कितना बढ़ा, तो किसी का गलत नहीं हुआ। अब जो नहीं पढ़ा तो वो तो चाह ही रहा है कि गलत हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट 2 अलग अलग चीज़ है। इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया जाता है और बजट में एक्चुअल्स आता है। तो कई बार यदि क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे डालेगा तब उसके हिसाब से आंसर देना है, यानी कि राजकोषीय घाटा इकोनॉमिक सर्वे के अनुमान के हिसाब से और बजट के एक्चुअल के हिसाब से। बात समझा यार? वास्तविक और अनुमानित होता है इकोनॉमिक सर्वे में और वास्तविक होता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, पिछले बार का एक्चुअल होता है। इसलिए आधारित किस पर होता है? देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पीछे चलता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना अब तो संभव नहीं है कि फुल किताब आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो उसका एक शब्द है, जो उसके संक्षिप्त और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये 2 आंकड़ा लिख के और ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, सो दैट कि किसी का आंकड़ा गलत है तो हम उसको करेक्ट करके बता देंगे कि नहीं आपका गलत है। ढूंढना इसलिए कह रहे हैं कि ढूंढने में 4 बातें आपको समझ में आएंगी। गूगल से ढूंढिए और लेटेस्ट ढूंढिए, ठीक है। दूसरा ढूंढना है जो गूगल से इस बार की परीक्षा के लिए, वो लिखिए जो अभी वर्तमान में CRR का दर है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, यह CRR कितना है। और 2 रेट होता है, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। RRR मतलब सिनेमा मत समझ लीजिएगा, जो मूवी आई है, ठीक है। 2 आंकड़ा हो गया आपको। नहीं, रिवर्स रेपो रेट, यह आप खोजेंगे अभी RBI के वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट। किसके वेबसाइट से लेंगे? RBI के वेबसाइट से, ओरिजिनल आंकड़ा। रेपो रेट होता है, जैसे मान लीजिए आपसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको वादा करेंगे कि आप हमको दीजिएगा ना, तो इतना में बाद में आपसे हम ले लेंगे, यानी ब्याज का वादा। रेपो मतलब रीपरचेजिंग रेट, हम आपसे रीपरचेज कर लेंगे, तो किस ब्याज दर पे करेंगे। तो यह काम बैंक RBI रिजर्व बैंक के साथ करता है। ये हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो डिटेल समझा देंगे, अभी आपको केवल इसका डेटा याद करना है। हमारा वीडियो है वो भी भेज देंगे पहले से, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये हम समझा भी देंगे, आपके लिए तो नया है कोई दिक्कत। इसके अलावा एक याद कीजिएगा, MSF, यह एक आंकड़ा मिलाने में दे सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है ना, MSF। और इधर आपको मैंने क्या बताया, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। MSF अभी कितना है? ठीक बोलो, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। तो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा राज्य सरकार का और बिहार सरकार मतलब देश का। CRR भारत का, रेपो रेट भारत का, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, इसको नहीं, ये आप एकदम ढूंढेंगे स्पष्ट करके। जैसे ये जो है ना, एक इस सब का आंकड़ा आपको याद करना है, बस ये समझिए, ढूंढ के याद करना है।
और अभी विवाद मत कीजिए, जब आंकड़ा मिल जाए ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसमें कन्फ्यूजन होगा तो कीजिएगा, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 चीज़ हो गया। एक लिखिए ग्रोथ रेट। सब मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन दे देंगे तो आपको जो ढूंढने के चलते कुछ और पता चलेगा वो पता नहीं चलेगा। ये हमने पहले भी आपको दिया हुआ है, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, तो क्या याद हुआ? नहीं हुआ। आधा अधूरा याद है ऐसा नहीं है। पिछली बार सवाल आया था तो सबका सही हुआ था, लेकिन वो हेलो, आप लोग को आवाज़ जा रही है मेरी? तो ये हमने 5-6 आइटम लिखा है, इसका आप लोग को आंसर ढूंढ के, यदि पहले से पता है तो उसको एक जगह लिख कर और उस फोटो को स्कैन करके या मैसेज को टाइप करके ग्रुप में भेजना है, ठीक है। क्या है? ग्रोथ रेट भारत सरकार का, ग्रोथ रेट बिहार सरकार का। ये क्या होगा? इसमें इंडिया और बिहार, इसमें भी इंडिया और बिहार, ठीक है। अब इसमें यदि आप चाहें तो और चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक 21 और एक 22। 22 जरूरी है, 21 का तुलना करना। 21 आपने पढ़ा है, तो 22 यहाँ भी 21 और यहाँ भी 22, यहाँ भी 21, यहाँ भी 22। देखते देखते आंकड़ा बड़ा हो गया ना। ये 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 डेटा है। एकदम अलग अलग याद होना चाहिए, ठीक है। आपका किसी भी एग्ज़ाम में एक सवाल पक्का है, चाहे कोई भी एग्जाम। रेपो रेट 4.40 था, अभी भी वही होगा। रेपो रेट इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा, 4.40 था, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, हम कुछ एरिया बता रहे हैं जहाँ से आपका जो बोले ना गेस क्वेश्चन, तो गेस क्वेश्चन ऐसे ही बताते हैं। यूपीएससी 5 को है तो कुछ क्वेश्चन का एरिया गेस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग के लिए 67th में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये, और उसमें से सवाल आएगा। टॉपिक पढ़ना चाहिए। बीपीएससी में लोग क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं। किताब नहीं पढ़ना, पढ़ना है टॉपिक। जैसे यदि नेशनल हाईवे एक टॉपिक है, तो हम एक बार में नेशनल हाईवे पे कमांड करेंगे। पहले क्या नाम था, अभी क्या नाम है, पहले कौन बड़ा था, अभी कौन बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, आपको है ना उस तरीके से। और उस पर धूल हल्का फुल्का भी चढ़ा होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी सोच रहे हैं कि हम पूछ देंगे, अभी नहीं पूछेंगे। चलो अच्छा, तब तो और नहीं पूछेंगे। जब हम लोग विदाउट टिकट चलते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो टीटी पता नहीं कहाँ से सूंघ लेता था कि मेरे पास टिकट नहीं है, अब पकड़ लेता था। हम लोग कितना भी एक्टिंग करें, पकड़ में आ जाते थे। मुगल सराय में, हाँ, वो सारा ये। तो एक दिन क्या किया कि मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, वो बोला टिकट ले लेते हैं यार, बड़ी बेइज्जती होता है, 50-100 रुपया के लिए इतना बेइज्जती हो जाता है। उस समय यही बहुत था, स्टूडेंट के पॉकेट में 50 रुपया ही बहुत होता था। तो टिकट ले लिए। अब टिकट ले लिए तो टीटी अब पूछ ही नहीं रहा टिकट है कि नहीं। तब अब जान के उसके आसपास घूम रहा है मुगल सराय स्टेशन पे कि भाई एक बार भी तो पकड़े तो खट से निकाल कर दिखाएं कि टिकट है। तो वही हाल इसका हुआ है, जब जानकारी है तो हम पूछ ही नहीं रहे। ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ बना है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ बना है? भारत में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बना है, कहाँ बना है? ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पूछ रहे हैं हम। बढ़िया आंसर है। रामानुजम का बना है हैदराबाद में, तेलंगाना में, तेलंगाना में बना है। जगह का नाम है मुचिंतल, मुचिंतल, ठीक है। यह बुद्ध की विश्व की दूसरी मतलब बुद्ध की जो बैठी हुई प्रतिमा है, उसके बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, बैठी हुई मुद्रा में, रामानुजाचार्य की। मुचिंतल, मुचिंतल हम लिख दे रहे हैं, मुचिंतल, मुचिंतल तेलंगाना, ठीक है। और यह है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है।
क्या ये अभी उद्घाटन हुआ है इसका इस साल ही, मतलब इसी साल हुआ है। चलिए, 2 आंकड़ा जिससे बार बार सवाल आया है, अभी भी सवाल आएगा, जिसको कि फिर आपको करना है। तो ऐसा नहीं है कि नया गेस बनेगा, वही गेस है, आपको फिर से हम फ्रेश कर दे रहे हैं। जैसे लिखिए, भारत ने ओलंपिक में जितना मेडल लिया है, भारत ओलंपिक में कितना 7 मेडल लिया है। किसने किसने कौन सा मेडल लिया, अब थोड़ा सा इसको भी कर लीजिए। यूपीएससी के हिसाब से यह भी जरूरी है कि 7 मेडल किसको किस क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो क्षेत्र भी पता चल गया कि भारत को 7 मेडल्स मिले हैं। नीरज चोपड़ा वाला तो पता ही है, हैं? उसके बाद बाकी किस किस खेल में मिला है सिल्वर वाले को ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है यूपीएससी में सिल्वर वाले से सवाल आए, यूपीएससी पीटी में सिल्वर वाले से सवाल आने की संभावना है, ठीक है। दूसरा, जिस खेल में लेस फेमस खेल में किसी को मिला है ना, उस खेल का नियम से सवाल आता है। यूपीएससी खेल के नियम से सवाल पूछता है, तो वो लिखिए। जैसे मान लीजिए मुक्केबाजी है, तो मुक्केबाजी में प्रयुक्त किसी शब्दावली का, टर्मिनोलॉजी ऑफ बॉक्सिंग है। यदि मुक्केबाजी में, कुश्ती में कौन कौन सा टर्म्स यूज किया जाता है। जैसे क्रिकेट में टाइम आउट कब होता है? नहीं, ड्रिंक वो अलग चीज़ है, वो टाइम आउट अलग है। हम आउट की बात कर रहे हैं। टाइम आउट कब होता है? जैसे एक प्लेयर आउट हो जाए और दूसरा प्लेयर एक सर्टेन टाइम के बीच में मैदान में नहीं आए, तो उसको आउट माना जाता है। हाँ, ये तो आउट होकर गया ही है। नेक्स्ट प्लेयर जिसको भी आना, मतलब एक प्लेयर कम हो जाएगा उस टीम का, ठीक है ना। क्योंकि जिसको बोला कि यही आउट होने वाला था, तो बोला नहीं हम नहीं थे, ये जाने वाला था। कोई भी जाने वाला हो, एक प्लेयर आपका कम, ठीक है। आउट होने के जो नियम है क्रिकेट में, हैंडलिंग द बॉल भी एक नियम है आउट होने। क्या होता है? यदि बैट से रोकना है गेंद को या पैड से रोकना है, यदि कोई प्लेयर हाथ से रोक ले तो आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही नहीं, यदि कोई दूसरा प्लेयर थ्रो कर रहा है और उस विकेट के बीच में आप आके हाथ से पकड़ ले रहे हैं, तब भी आउट हो जाएगा। तो वैसे ही स्कूप क्या होता है, किस में यूज किया जाता है? स्कूप वर्ड का किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ऐसा एक शब्दावली यूपीएससी में आता है, बीपीएससी में भी आता है। हॉकी में हाँ, स्कूप शॉट होता है, तो शॉट का तरीका है, लेकिन इसमें वही सेम चीज़ है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंटली हॉकी में स्कूप रहता है, ठीक है। जैसे हाँ, ज़्यादा वो ज़्यादा लेस फेमस है क्रिकेट के लिए और ज़्यादा फेमस है हॉकी के लिए। वैसे ही पॉकेट वर्ड का कहाँ यूज होता है, किस खेल में? तो बिलियर्ड्स वगैरह में परफेक्ट पॉकेट बनाया जाता है। तो खेलों, ग्लोसरी ऑफ बिलियर्ड्स। अभी एक सवाल आपका हमको लगता है कि प्रज्ञानंद के बारे में पूछ सकता है, जो चेस वाला जो है 2 बार नंबर 1 पर है। भारत का 11 साल का लड़का वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर को, मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा दिया। जैसे खेल और उससे जुड़ी शब्दावली हो गया। पैरा ओलंपिक लिखिए। दूसरा, पैरा ओलंपिक में भारत को कितने मेडल मिले, भारत का कौन सा स्थान रहा, ओलंपिक में भी भारत का कौन सा स्थान रहा। तो पैरा ओलंपिक में भारत को कितने मेडल मिले थे, रैंक कौन सा था? 24वां रैंक। गलती तुम कर दोगी हमको लगता है घुमा फिरा के। 24वां रैंक 19। ये कंफर्म होना जरूरी है ना। कितने मेडल मिले था पैरा ओलंपिक में? रैंक क्या था? इसलिए जब बोला जाए ना, हमेशा ओपन होना चाहिए। जब हम इतना पढ़ने के बावजूद भी देखती हो कि हमेशा डेटा पर कॉशस रहते हैं, कहीं गलती ना हो। जैसे गूगल ऐसा यंत्र है कि आप जो लिखिएगा ना वही बोल देगा हाँ। जैसे कि यदि ऐसे कल तुमने सवाल पूछा ना
तो उस सवाल को डालो, जितना आंसर उसमें था ना सब आंसर डाल के डालो उस पर, सब आ जाएगा। यस, क्योंकि जिसका गलती हुआ वो भी सर्च किया है, वो भी डाल दिया डेटा में, एडिट कर दिया। कैफीन रहता है उसमें, और निकोटीन जो है चाय में रहता है ज़्यादा, कॉफ़ी में। नहीं तो कैफीन उसमें रहता है, बेसिकली उसमें कार्बोनेटेड अम्ल रहता है, वो दूसरा एसिटिक एसिड भी रहता है उसमें, जिससे दांत, उसमें तो एक कोल्ड ड्रिंक में अपने शरीर को ख़राब करने का 5 तत्व रहता है। सबसे अधिक उसमें जो स्वीटनर मिलाया रहता है, जिस मिठास है जिससे उसकी आदत पड़ती है, वो स्वीटनर जो है डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए तो एकदम काल है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में सोचिए कि चीनी का यदि खूब मीठा 10 ग्लास शरबत पीजिएगा ना, उतना चीनी रहता है एक ग्लास में, गर्दा उड़ा देता है। क्योंकि उसका क्या है ना कि उसको दबाने के लिए फिर एक अलग तरह का चीज़ है, स्वीटनर है उसमें, लेकिन उतना स्वीट नहीं लगे, लेकिन आदत पड़ जाए। तो देखिए उम्र क्या है, उम्र जो है ना, कोई भी चीज़ पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए चाहे सिगरेट पीजिए, ऐसा थोड़े, मान लीजिए ये आदमी का फुल लाइफ है, ये 0 है और ये 100 है। नॉर्मली शतायु होता है आदमी, शतायु तो 100 साल है। अब इसमें कोई आदमी की यदि आयु कम होगा तो ऐसा थोड़ा होगा कि यहाँ से कम हो जाएगा, ऊपर वाला बचा रहेगा, नहीं ना होगा। तो आयु मान लीजिए आप कुछ कुकर्म किए तो यहाँ से इतना कट गया, उसके बाद भी प्रवृत्ति बनी रही तो इतना कट गया, उसके बाद भी किए तो इतना कट गया, 60 पर आ गया। अब 60 के बाद तो क्या होगा, आदमी लग रहा है वो भी 60 साल में मरा, हम भी 60 साल में मरे, क्या दिक्कत है। तो वो दूसरे कारण से मरा, तुम दूसरे कारण से, ऊपर से कटता जाता है। इसलिए ऐसा नहीं, सिगरेट बोला कैसे, वो तो सिगरेट पीता था 70 साल तक दिया, तो ठीक है सिगरेट पीता था, कुछ और खाता पीता भी होगा। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं, यदि नहीं पीता तो 115 का रिकॉर्ड वही बनाता, उसका जिन तकड़ा था, ठीक है ना। अगला इन्फॉर्मेशन लिखिए, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑफ नाउ, लास्ट किसी भी डेट के लिए याद कीजिए, जब परीक्षा का 2 महीना पहले का डेट के लिए, हाँ ये जो है 634.287 बिलियन था। लेकिन हमारा क्या कहना है कि यह मार्च का आंकड़ा याद कीजिए, जनवरी का आंकड़ा याद कीजिए इस साल का, सो दैट कि आपको जो वहाँ पर आएगा ना तो बता सके, ठीक है ना। अगला लिखिए, पिछले 10 संशोधन, उसमें से भी पिछला 5 संशोधन, भारतीय संविधान का पिछला 5 संशोधन याद कर लीजिए। यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो मैसेज कीजिए, हम बता देंगे आपको, ठीक है। ओबीसी संशोधन से सवाल आ सकता है, जीएसटी से सवाल आएगा, और पीछे में यदि आएगा तो आपको 86वां संशोधन से सवाल आ सकता है, निःशुल्क शिक्षा वाला। तो संशोधन इधर का जो लेटेस्ट 5 है, वो चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो या ना हो, 5 याद करना है। लेटेस्ट कब कब हुआ, अधिनियम का नंबर क्या था और संशोधन का नंबर क्या है। अधिनियम और संशोधन में फ़र्क समझते हैं। संसद में यदि कोई अधिनियम पेश किया गया, विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है, और विधेयक जब पास हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। ऐसे मान लीजिए संसद में गया कि जीएसटी विधेयक, कि जीएसटी का नया स्लैब, नया दर इस तरीके से होगा, तो यह विधेयक है, तो उसको कहा जाएगा कि 127वां विधेयक पेश हुआ। तो विधेयक का संख्या बड़ा होता है, और जब उसमें से कुछ विधेयक पास होता है, कुछ नहीं भी पास होता है, तो जो पास होगा उसका संख्या कम हो जाएगा। अधिनियम, हाँ, तो बिल को विधेयक कहते हैं और एक्ट को कहते हैं अधिनियम। तो जब बिल पास हो जाता है तो वह एक्ट बन जाता है, अब बिल पास नहीं होगा तो वो बिल ही रह जाएगा। जैसे संसद में एक बिल पेश हुआ था, महिला विधेयक, वुमेन बिल, बहुत आप लोग उस समय बहुत छोटे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 10 साल पहले की बात है, तो उसको लोग पास ही नहीं होने दिया, सब फाड़ देते थे, उसका बिल की कॉपी ही जो है ना फाड़ देते थे। हाँ, तो वो जो चीज़ है वह विधेयक नहीं तो था, लेकिन अधिनियम नहीं बन पाया, बिल तो था, एक्ट नहीं बन पाया। तो एक्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि वह पास हो जाए, साधारण बहुमत से पास हो जाए,
जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से पास हो जाए। तो आप पिछले संशोधनों को याद कीजिएगा, लेकिन उनका एक्ट वाला नंबर याद कीजिएगा, यानी कि 101, 2, 3, 4, 5, 100 से लेके 105 तक को पूरा याद कीजिए और पीछे का महत्वपूर्ण याद कीजिए। जैसे महत्वपूर्ण में क्या है, दल बदल विधेयक लिख लीजिए, दल बदल विधेयक, बयालीसवां संशोधन का मुख्य बात, 42वां संशोधन का मुख्य बात, 44वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट, ठीक है। फिर लिखिए वयस्क मताधिकार वाला कौन सा था संशोधन जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज मिला था, 61 था शायद, 62 नहीं होगा, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन, फिर 69वां संविधान संशोधन, 69 था ना, फिर 73वां संविधान संशोधन, 69 और 73rd पंचायती राज वाला, ठीक है। 86 नंबर 86 संविधान संशोधन, और इधर का 5वां, यानी 10 संविधान संशोधन कीजिए और आपका काम मोटा मोटी हो जाएगा। इसके अलावा एक सवाल लिखिए जो आता है राज्यों के गठन के क्रम से। इंग्लिश में सर्च कीजिएगा तो नेट पे सर्च करना होगा क्रोनोलॉजी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। राज्यों के गठन का क्रम हम बताए हुए हैं, एक ये सवाल आ सकता है। किस राज्य का पहले भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेटेस्ट राज्य 3 कौन कौन से गठित हुए हैं, लद्दाख, और उसके पहले का 3 पूछे तो जो पिछला बार पूछ दिया बीपीएससी, आप बताइए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन कब कब हुआ था, 2000 में कब, 15, वेरी गुड, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 झारखंड, छत्तीसगढ़ 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 9 तारीख को उत्तराखंड और 15 को झारखंड। और इधर हो गया आपको तेलंगाना कब हुआ था, तेलंगाना का डेट देख लीजिएगा, डेट पे, और ये जम्मू कश्मीर कब अलग हुआ। चलिए अगला लिखिए, ये तो हो गया आपको राज्य के गठन का क्रम, महत्वपूर्ण संशोधन, ये देख लेना है। अगला लिखिए, कल जो हमने बताया था सोडा, 3 तरह का सोडा से एक सवाल आएगा, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा और औद्योगिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, तीनों सोडा का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, तीनों सोडा का काम भी बताए थे। तो ये 3 सोडा में से एक सोडा काम करेगा, लिख लो। एक लिखिए प्रमुख धातुओं के अयस्क, ओर्स ऑफ फेमस मेटल्स। ऐसे लोहा किससे बनता है, प्रमुख धातुओं के अयस्क, धातुओं के अयस्क, धातुओं के अयस्क, प्रमुख धातुओं के अयस्क, जैसे कि लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ का देख लीजिएगा। हमको लग रहा है आप लोग के लिए गेस करना हो तो कॉपर का इस पर देखिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यूपराइट सिंपल है, लेकिन जैसे बॉक्साइट पूछा था ना वैसे क्यूपराइट। और एक आध देख लीजिएगा तो थोड़ा अलग, पढ़ने में थोड़ा अलग लगे ना, जैसे इल्मेनाइट पूछा था ना आपको, इल्मेनाइट पूछा, तो वैसे ही थोड़ा सा कार्नेलाइट किसका है, सवाल लिखिए कार्नेलाइट किसका अयस्क है। अब आप देख लीजिएगा कार्नेलाइट किसका अयस्क है, यह एक गेस क्वेश्चन है। कार्नेलाइट, किसी भी एग्जाम में एक सवाल ग्लैंड से पूछता है, ग्लैंड से,
जिसको ग्रंथि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रंथि। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, तमाम ग्लैंड है शरीर में। लीवर भी एक ग्लैंड है, ठीक है। तो ग्लैंड और उसके प्रभाव या दुष्प्रभाव, ग्लैंड से क्या फ़ायदा होता है और ग्लैंड से क्या निकलता है, क्या दुष्प्रभाव है, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था, देखिए पिट्यूटरी नहीं देगा, पिनियल नहीं देगा, तब पिट्यूटरी सबसे छोटा है, लेकिन पिनियल देगा तो पिनियल सबसे छोटा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा है। सबसे बड़ा ग्लैंड पूछे तो लीवर है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग पूछे, शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा है। ग्लैंड पूछे तो लीवर, अंग पूछे तो सबसे बड़ा हड्डी पूछे तो, सबसे छोटा हड्डी पूछे तो स्टेप्स। तो कान में 3 हड्डी होती है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है MIS। कान में 3 हड्डी होती है, क्या नाम है उसका? MI और S, मिलियस, इनकस और स्टेप्स। मिलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है ना। आप उसको वीडियो दे देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, और पढ़ाएंगे भी, तो घबराइए मतलब। ये चीज़ है। तो छोटा बड़ा, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। यदि फीमर भी दिया हो तो संकट हो जाएगा, क्योंकि सबसे मजबूत। अभी मैंडिबल मारना, क्योंकि हम तो रिसर्च से देख के पढ़ा दिए। चलिए, एक सवाल हमेशा ही आएगा बंदोबस्त से। स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी। स्थाई, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, एक 31% भाग में, एक 19% भाग में। हाँ, 51, 30 और 19। सबसे अधिक भाग में कौन था? पक्का। और स्थाई बंदोबस्त और महलवाड़ी, इसको देखें, इसमें कहाँ पर हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन अधिकारी थे, लिख लीजिए। स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। मतलब जो सेटलमेंट है ना, 3 तरीके का है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, स्थाई बंदोबस्त को क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और रैयतवाड़ी को रैयतवाड़ी ही बोलते हैं। महलवाड़ी दोनों सेम नेम रहता है, क्योंकि प्रॉपर नेम्स आर ऑलवेज कन्वर्ट विद द सेम, ठीक है। बिहार का एग्जाम रहता तो उसमें नदियों से सवाल पूछता है, तो बिहार की नदियों से पूछता है। भारत में पूछेगा तो पूछेगा कि साउथ की सबसे बड़ी नदी कौन? साउथ इंडिया की सबसे, ठीक, साउथ की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। साउथ का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? लिखिए। दोदा बेटा सबसे दूसरा सबसे ऊंचा है ना, दोदा बेटा पहला नहीं है, अनाईमुडी फर्स्ट है। अन्ना मलाई का अनाईमुडी, दोदा बेटा सेकंड है। आप लोग देख लीजिए, कन्फ्यूजन है तो इसमें। वही तो कहते हैं, परीक्षा देने के बाद गूगल खोजने से बढ़िया है ना कि पहले गूगल कर लीजिए। हम एक बार सेंटर पे गए थे, देखे कि सब लोग जो है ना, निकलने के बाद मोबाइल मिला खट 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 मार रहा है सब। ओ ये गलती हो गया। यही पहले देखे होते तो गलती नहीं होती। आदत डालिए कि रोज़ 1 घंटा कुछ खोजेंगे उसमें। बिना संघर्ष के कोई भी अच्छा अचीवमेंट नहीं होता है। इसलिए जब भी आप संघर्ष में पड़िए ना, समझिए कुछ अच्छा होने वाला है, समझ गए। बिना फ्रिक्शन के कोई गति होगा? ऐसा देखें कहीं जहाँ फ्रिक्शन नहीं, वहाँ मोशन हो जाए। तो जीवन विरोधाभास का संग्रह है। थैलेमस के बारे में जरूर पढ़िएगा, थैलेमस से एक सवाल आएगा। ग्लैंड में थैलेमस से, थैलेमस ग्लैंड का प्रॉपर्टीज से एक सवाल आएगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपरथैलेमस क्या होता है, TSH क्या होता है, ठीक है ना। एक वो आता है STH हार्मोन क्या होता है, हाँ, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है ना। तो एक हार्मोन से, ग्लैंड से एक सवाल आएगा। चलिए, पुरस्कार लिख लिया। गांधी शांति पुरस्कार लास्ट अभी किसको मिला है? यह 2020 का है। उसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला है, जो कि अगस्त सितंबर में फिर मिलेगा।
नहीं नहीं बना, उपनाम यहाँ पे। चलिए, ऐसे अभी बुकर है, याद कर लीजिएगा। एक पुरस्कार लिखिए, थॉमस कप जो जीता है भारत, उसका कैप्टन कौन था, कितने साल बाद जीता, किसको हरा कर जीता। थॉमस कप के बारे में सारा डिटेल, थॉमस कप का सारा डिटेल, थॉमस कप का सारा डिटेल आपको याद। ये सब इन्फॉर्मेशन क्या है ना कि हर बार क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन हमारा घटता जाएगा, ठीक है ना। हर बार उसके हिसाब से पढ़े तो यूक्रेन से आप लोग अभी सब मेंस में आएगा, पीटी में नहीं आएगा, मेंस में आएगा, ठीक है। अगला लिखिए, ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी, इसमें खास करके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत साहित्य अकेडमी में, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य अकेडमी में। और यदि किसी रीजनल लैंग्वेज को मिला है मैथिली उथली को तो भी देख लीजिएगा। ज्ञानपीठ तो एक ही को मिलता है तो ज्ञानपीठ में दिक्कत है नहीं। 2-3 और लेस फेमस पुरस्कार हैं जो पूछ देता है, उसमें एक पुरस्कार है व्यास सम्मान, इस बार का पिछले साल व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है। उसी तरह का एक सम्मान है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न और प्रमुख अर्जुन पुरस्कार। जैसे क्रिकेट के लिए किसको मिला था अर्जुन पुरस्कार, शिखर धवन। भारतीय हॉकी टीम का जो वर्ल्ड चैंपियन रही, वर्ल्ड चैंपियन का मतलब ओलंपिक में मेडल लेके आई, उसका कैप्टन कौन था? इस बार जो जीत के आया ओलंपिक में, जो भारतीय टीम जो जीत कर आई, मतलब कांस्य पदक ही जीता लेकिन जीता ना, तो उसका कैप्टन है। हम महिला का नहीं पूछ रहे, पुरुष का पूछ रहे हैं। बताइए, जो जरा वर्ल्ड कप मतलब कि जीत के ओलंपिक मेडल आया उसका कैप्टन का नाम पता नहीं है। गोलकीपर का पूछेगा तब क्या कीजिएगा? देखिए तो श्री राजेश जो है, पी श्री राजेश, श्रीजेश नाम उसका, श्री राजेश नहीं है, श्रीजेश गोलकीपर है। और कैप्टन ढूंढिए तो क्या नाम है? भारतीय टीम का हमको लगता है कि गोलकीपर ही कैप्टन होगा। हाँ, पाल सिंह ओलंपिक विनिंग टीम का है ना, देख लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल पूछता है प्रमुख योजनाओं का मेन टारगेट से, उज्ज्वला योजना, उदय योजना, इस सब तरह का जो योजना है ना, इसका संबंध किससे है? योजना का संबंध किससे है? एक ये पूछेगा। दूसरा ये पूछेगा कि जैसे आयुष्मान योजना शुरू कब किया गया, पीएम जनधन योजना शुरू कब किया गया, तो कम से कम 6-7 योजनाओं का शुरुआत का डेट याद कीजिएगा। मिलाने के लिए भी दे सकता है, लेकिन यूपीएससी में ज़्यादा पूछेगा कंटेंट क्या है, बीपीएससी पूछेगा शुरुआत कब हुआ। कंटेंट यूपीएससी में शुरुआत नहीं पूछेगा, यूपीएससी में एकदम नहीं पूछेगा कि शुरुआत कब हुआ है, लेकिन पूछेगा कि इसका संबंध उदय डिस्कॉम का संबंध किससे है, उजाला का संबंध किससे है और उज्ज्वला का संबंध किससे है। उजाला किससे और उज्ज्वला किससे, वो एक ही में दे देगा, तो उजाला और उज्ज्वला करते रहिए। तो उजाला किससे संबंधित है और उज्ज्वला किससे संबंधित है, यह पूछेगा। जैसे पीएम श्रम योगी सम्मान जो मिलता है,
ये श्रम योगी कार्यक्रम जो बनाया गया, पीएम श्रम योगी कार्यक्रम, उसमें कितना पैसा देने का प्रावधान है, यूपीएससी में पूछ सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी में पूछेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितने करोड़ रुपए का बना है। देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितने रुपए का बना है। इनोवेशन को लेकर भारत सरकार इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन पे चल रहा ना अभी काम, इससे सवाल आएगा। इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन मिशन क्या है? नेशनल इनोवेशन मिशन क्या है? नीति आयोग का स्ट्रक्चर, नीति आयोग में कौन कौन शामिल है? नीति आयोग का स्ट्रक्चर, क्षेत्रीय आयोग का स्ट्रक्चर, संगठन, क्षेत्रीय आयोग, और या इसको कहिए अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, और एक है राष्ट्रीय एकता परिषद। अंतर्राज्यीय, र भी होगा, र भी होगा, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। ठीक है ना। तो इन सब में कौन कौन शामिल होता है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन इसका उपाध्यक्ष होता है, ये सब। फिर आरबीआई का गवर्नर आपको पता होना चाहिए। भारतीय तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, भारतीय तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। भारत का जो सेंट्रल ये है, जो कमांड अभी बना है, कौन सा, जो सीडीएस वाला, अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है, वो भी आपका एक सवाल है। वो तो निश्चित है कि वही बनेंगे, नरवणे ही बनेंगे। बीपीएससी में एक प्रवृत्ति है आईपीएल से सवाल पूछने की, यूपीएससी इससे बचता है, यूपीएससी नहीं पूछता है। क्योंकि आप दोनों दे रहे हैं तो लिख लीजिए आईपीएल का विजेता और उप विजेता, पिछला और इस बार का दोनों का। आईपीएल का विजेता और उप विजेता। जो ग्रैंड स्लैम है आपके, चारों ग्रैंड स्लैम का महिला और पुरुष का विजेता आपको याद होना चाहिए। चारों ग्रैंड स्लैम, समझ रहे हैं? टेनिस का जो 4 होता है, विंबलडन, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इस चारों को मिला के कहते हैं ग्रैंड स्लैम। और इसके साथ किसको मिलाते हैं तो गोल्डन ग्लैम स्लैम कहा जाता है। यदि किसी प्लेयर ने चारों जीत लिया तो चारों ग्रैंड स्लैम जीत गया। लेकिन गोल्डन ग्रैंड स्लैम कब कहते हैं? जब वही प्लेयर ओलंपिक में भी जीत जाए। यूपीएससी में पूछ सकता है कि व्हेन गोल्डन ग्रैंड स्लैम इज अवार्डेड, तो ये चारों जीत के और ओलंपिक भी जीत जाए। जैसे एक बार स्टेफी ग्राफ ने किया था, एक बार आंद्रे अगासी ने भी किया था। इस तरह का आंद्रे अगासी का तो कंफर्म नहीं है, स्टेफी ग्राफ हमको याद है। इसके अलावा भारत के प्लेयर यदि बढ़िया करते हैं इन चारों ग्रैंड स्लैम में कहीं पर भी, एकल में या जुगल में, तो वो इम्पोर्टेंट है। चाहे पहले ही राउंड में हार जाए, दूसरे राउंड में हार जाए, मतलब भारत के प्लेयर पर निशान रखना है। ठीक है। भारत का टेनिस का प्लेयर का नाम याद है कुछ? टेनिस का भारत का सबसे महान प्लेयर कौन है अब तक का? लॉन टेनिस में, हाँ, ये दोनों थे, लेकिन सबसे महान में इनका नाम नहीं आता है। ऐसे लेंडर पेस का नाम तो आ ही जाएगा, बड़ा है। लेकिन भारत में टेनिस का शुरुआत करने में शुरुआती दौर में रमेश कृष्णन, ठीक है, उनके पहले आनंद अमृतराज और विजय अमृतराज, उसके बाद आया रमेश कृष्णन। रमेश कृष्णन के बाद ये महेश भूपति के पहले लेंडर पेस, फिर महेश भूपति और सानिया मिर्जा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आंकड़ा। फिर लिखिए नोबेल प्राइज टोटल एक बार देख लेना है। बीपीएससी जाएंगे तो जो पैरालंपिक वाला याद करेंगे, उसमें बिहार का जिसको जिसको है उसको आपको याद करना है, बिहार वाले को। भारत में कोविड के खिलाफ पहली बार रक्षा टीका का शुरुआत कब किया गया? फर्स्ट वैक्सीनेशन कोविड के खिलाफ कब किया गया? 16 जनवरी 2021, 20 नहीं। यही नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाएगा, 20 और 21 में, इसलिए 21 में 16 जनवरी, इसीलिए इसको वैक्सीनेशन डे के तौर पे भी याद करते हैं। ठीक है।
2021 के बजट में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है? गेस क्वेश्चन में था हमारे, ठीक है ना। लद्दाख में भी लेह जगह पर, लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय 2021 के बजट में प्रावधान किया गया है। और 100 सैनिक स्कूल, 100 सैनिक स्कूल। फिर लिखिए, समाचार में जो राज्य रहे हैं, जिन राज्यों का नाम ज़्यादा हुआ है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। प्रमुख राज्यों के या समाचार में मान लीजिए पंजाब, तो पंजाब का राज्यपाल आपको याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री याद होना चाहिए। खास करके नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स, तो उसमें पूरा मणिपुर से लेके आपको मिजोरम तक का याद होना चाहिए। मुश्किल है, आसान, लेकिन यही छूट जाता है ना, तो वहाँ मुश्किल हो जाता है, ठीक है। साउथ में वैसे कर्नाटक का ही मुख्यमंत्री कौन है? बस करो तुम, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। तो ऐसे ही मतलब यहाँ तक आएगा, यहाँ नहीं आएगा। बिहार का हो गया। फिर लिखिए, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व और सेंचुरी यानी अभयारण्य। आपने पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर लीजिए इसको। अगला पॉइंट लिखिए, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का महत्वपूर्ण अंग और उनका हेडक्वार्टर या उस नेचर का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर। जैसे जेनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है, एक जगह कर लीजिए। ब्रसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? सिक्योरिटी काउंसिल का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो न्यूयॉर्क है। सुरक्षा परिषद का तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। नाटो का और क्या है ब्रसेल्स में? हेग में क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ILO का कहाँ है? FAO का कहाँ है? फूड और एग्रीकल्चर वाले का। देखिए, इन सब चीज़ों पे होगा में मत आइए। जैसे हम फूड पूछते हैं तो हमको क्यों रोम याद आ रहा है? FAO का है रोम, ठीक है ना। डाक वाले का कहाँ है? बर्न, ठीक है ना। तो ऐसे एकदम क्रिस्टल याद होना चाहिए। वैसे लिखिए, विश्व के कम से कम 10 इम्पोर्टेंट देशों का राजधानी, विश्व के महत्वपूर्ण देशों का राजधानी। सब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। जो चर्चित उसको पता है, जिसका नहीं पता उसमें 10 कर लो। जो कैसे पता होता है? जैसे मान लो जो चर्चा में है उसका राजधानी। अभी मान लो कोरिया है, हमेशा चर्चा में रहता है, कोरिया का पता होना चाहिए। अभी यूक्रेन चर्चा में है, उसका पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के आसपास जो देश हैं, जो यूक्रेन वाले में मध्यस्थता कर रहे थे, उनका राजधानी, क्योंकि क्या होता है, बैठक उन्हीं के राजधानी में बैठक होती है, तो उसकी राजधानी। मिन्स्क कहाँ की राजधानी है? ताशकंद कहाँ की राजधानी है ना? रसिया का मॉस्को। किलो का क्या हो गया? यूक्रेन की राजधानी क्या है? और जहाँ पर बेलारूस था उसका राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस का राजधानी क्या है? राजधानी याद कर लीजिए, एकदम याद करना है, ठीक है ना। देखिए, टॉपिक्स है हमारे पास, 80 टॉपिक है। 80 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, आपका 100 सवाल सही हो जाएगा। 80 किताब पढ़िएगा नहीं सही होगा, 80 टॉपिक पढ़िएगा सही होगा। ठंडी जलधाराओं का नाम बताइए। क्या है? क्यू, कैली, हमसे, आंटी, लेबू की ना, गाना फाना गा के, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया लेबू की ना। क्यू मतलब क्यूराइल धारा, कैली मतलब कैलिफोर्निया धारा, हमसे मतलब हमबोल्ट धारा, अटलांटिक धारा, ये लेब्राडोर धारा, किनारी धारा, नॉर्वेजियन धारा। ये क्या है? किनारा हो गया, कीना एक साथ है। और ग से नहीं, गिनी, गिनी है वो, गिनी धारा। ग से गिनी धारा है।
तो ये सारी जो है ठंडी जलधारा है। अब सत्यजीत आप ध्यान दीजिए, ये ठंडी जलधारा का एक फार्मूला बनाए हम लोग कि विश्व में जितनी महासागरीय धाराएं हैं उसमें ठंडा ये है। सवाल पूछता है कि गर्म कौन सा है, तो इसमें से जो रहेगा ऑप्शन वो तो ठंडा है, जो इसके अलावा रहेगा वो गर्म है। इसके अलावा जो है गर्म है, मतलब गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गर्म जलधारा। इसमें तो है नहीं, जो इसमें नहीं है वो गर्म है, बाकी ठंडा इसमें है। तो लिखिए जल धाराओं से एक सवाल रहेगा, महासागरीय धाराओं से एक सवाल रहेगा। एक सवाल रहेगा आपको घास के मैदान से। घास का मैदान, सवाना कहाँ पर है और कैंपोस कहाँ पर है, कंपोस कहाँ पर है, पंपास कहाँ पर है और वेल्ड कहाँ पर है। एक आंकड़ा लिख लीजिए, हम भूल जाएंगे बाद में, याद आएगा नहीं। एक लिखिए भारत का 3 निर्यात वस्तु, भारत जो विदेशों को निर्यात करता है उसके टॉप 3 कमोडिटीज़ क्या हैं? भारत किन 3 चीज़ों का निर्यात करता है और किन 3 चीज़ों का आयात करता है? किन 3 चीज़ों का निर्यात करता है और किन 3 चीज़ों का आयात करता है। फिर लिखिए किन किन चीज़ों के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। किन किन चीज़ों के उत्पादन में, अब या तो यह खाद्य पदार्थ होगा तब उत्पादन करेगा, गेहूँ, चावल, चना, मक्का हो सकता है, या फिर कोई खनिज पदार्थ होगा। दोनों का, खाद्य एवं खनिज, दोनों का, खाद्य एवं खनिज दोनों का उत्पादन करता है। बिहार के संदर्भ में आइएगा तो राज्यवार करना पड़ेगा। बिहार में आइएगा, अभी बिहार नहीं बता रहे हैं, ये यूपीएससी पर है। बिहार में आइएगा तो क्या करना पड़ेगा, किस राज्य का गेहूं में, कम से कम 3 का लिखिए, गेहूं, चावल, तिलहन और दलहन का विश्व का और भारत का स्थिति। गेहूं, चावल, तिलहन और दलहन में विश्व और भारत की स्थिति। और भारत में राज्यों में आगे पीछे कौन है? भारत में राज्य, ऐसे किस राज्य में गेहूं ज़्यादा, किस राज्य में चावल ज़्यादा, किस राज्य में दलहन ज़्यादा, किस राज्य में मसूरी ज़्यादा। ठीक है, दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल का आंकड़ा याद कीजिए। एक सवाल हमेशा आपका सेफ रहेगा, और ये ऐसा सेफ रहेगा कि आपको बाकी सवाल में एज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4। दूसरा लिखिए, यदि किसी भी तरीके का कोई नया प्लांट बैठा है, प्लांट जैसे अभी भारत में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बैठा है कर्नाटक में सोलर वाला 125 मेगावाट का। तो पवन वाला कहाँ बैठा है? तो पवन ऊर्जा लिखिए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, क्या कहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा, लिखिए नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा जो भी हो, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है जिनको हम रिन्यू कर सकें। और गैर नवीकरणीय में क्या होता है? कोयला, जिसको रिन्यू हम नहीं कर सकते हैं, पेट्रोलियम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, तो इनका यदि कहीं प्लांट बैठता है तो इम्पोर्टेंट है। कहीं पर कोई फैक्ट्री बैठी है नहीं, जैसे कि बिहार में देखिएगा तो रेल का फैक्ट्री बना, 2 ठो इंजन वाला फैक्ट्री बना, कहीं पर कोई इस तरह का फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री बैठ रहा है, तो एक बार उसको सर्च मारिएगा। वैसे हम आपको लिस्ट भी दे देंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा लिखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट या शोध संस्थान। जैसे आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है और पटना में है, फुलवारी शरीफ वाले रास्ते में है। तो आलू शोध संस्थान कहाँ है? जानवरों पे शोध संस्थान कहाँ पर है? खेल पर रिसर्च कहाँ पर होता है? ठीक है, अभी जो प्लाज्मा वगैरह पर रिसर्च हो रहा है वह कहाँ पर है? बायोटेक्नोलॉजी पे अच्छा रिसर्च कहाँ होता है? यदि आईटी के फील्ड में अच्छा रिसर्च सेंटर कहाँ पर है?
ठीक है। जो साइबर क्राइम होता है उसके लिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, जो वो क्या बोलते हैं जांच होता है भिसरा रिपोर्ट वगैरह सब का, या फिर फॉरेंसिक का बेस्ट लैब कहाँ पर है फॉरेंसिक का, ये सारी चीज़ें आपको पूछता है। यानी शोध संस्थान और महत्वपूर्ण संस्थान लिख लीजिए, ठीक है। फिर भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महत्वपूर्ण मंत्री परिषद, देखिए भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महत्वपूर्ण मंत्री परिषद का विदेश दौरा या भारत में होने वाली बैठक, विदेश दौरा भी इम्पोर्टेंट है और भारत में होने वाली बैठक भी इम्पोर्टेंट। महत्वपूर्ण महोत्सव, जैसे कहीं पे फूल महोत्सव हो जा रहा किसी राज्य में, दूसरे राज्यों का महोत्सव भी होता है, दूसरे राज्यों का महत्वपूर्ण कार्यक्रम, भारत में महत्वपूर्ण महोत्सव और दूसरे राज्यों के महत्वपूर्ण महोत्सव और कार्यक्रम, जैसे छत्तीसगढ़ का कुछ है, कोई असम का है, कोई बंगाल का है, तो यूपीएससी में दूसरे राज्यों का पूछता है, ठीक है। एकदम याद करके जाइएगा, एकदम याद आएगा आपको कि भाई एक कुचिपुड़ी डांस, कथक डांस, अलग अलग जो डांस आर्ट के फॉर्म्स है उनसे एक सवाल पूछता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, भरतनाट्यम प्राइमरीली कहाँ का है और सामा चकेवा कहाँ का है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ये सब हम एक बार लिखवाए थे आपको 10 का एक जगह, तो वो आंकड़ा आपके पास अभी सेव ही होगा, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। डांस फॉर्म से एक सवाल पूछेगा, ठीक है। एक लिखिए भारत की मिट्टियों से सवाल, सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी और भारत की वनस्पति, अलग अलग पॉइंट लिखिए। भारत की मिट्टी और भारत की वनस्पति एकदम पूछेगा, कहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, कहाँ पर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, कहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो इस बार पूछा, और कहाँ पर सदाबहार वन है, ठीक है। यह एक सवाल पूछेगा। कश्मीर में कैसा जंगल पाया जाता है और सुंदरवन के जंगल कैसे होते हैं, सतपुड़ा के जंगल कैसे होते हैं और थार में मरुस्थल में कैसे पौधे होते हैं। यह 10 मिनट का काम है, लेकिन दुख की बात है कि यह 10 मिनट हम लोग निकाल नहीं पाते। हर बार यह सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह लगता है, इसको 10 मिनट निकालिए। इसको कैसे करना उसका तरीका भी बता रहे हैं। हम आपको दे दिए टॉपिक, आप पढ़ेंगे, खोजेंगे, मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा आप लोग यहाँ हमारे पढ़ाने के जाने के बाद यहाँ बैठिए और एक दूसरे के सहयोग से उसको ढूंढ लीजिए। एक मैराथन क्लास आप लोग का 4-5 घंटे का इस पर खुद का भी चलेगा, जिसमें हम यहाँ उपलब्ध रहेंगे लेकिन हमेशा उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो आपका हो जाएगा। इन टॉपिक्स को यदि करेंगे, ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, आप इतना को कीजिए नहीं तो बोझिल हो जाएगा, कल कुछ और टॉपिक लिखा देंगे। इतना को आज से कल में कीजिए, कल फिर हम और टॉपिक लिखवा देंगे, ताकि आप लोग का जो गेस क्वेश्चन कर रहे हैं, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन गेस नहीं हो सकता है, ठीक है। एरिया गेस करेंगे, आपका इससे बाहर नहीं आएगा, आप देखिएगा कि लड़ जाएगा। जैसे एक आध और पॉइंट लिखवा रहे हैं जो यूपीएससी का फेवरेट पॉइंट है, जैसे कहाँ पर कौन सी जनजाति है, भारत में कहाँ पर कौन सी जनजाति, किस देश का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है। जैसे मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है, मोसाद है इजराइल। वैसे ही कहाँ का समाचार एजेंसी का नाम क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ये सब देख लीजिए। एक महत्वपूर्ण संगठन और इंडेक्स भी लिख ही लीजिए। महत्वपूर्ण संगठन तो लिखवा चुके हैं, महत्वपूर्ण इंडेक्स, इंडेक्स से पूछने की परंपरा आजकल यूपीएससी में भी है और बीपीएससी में भी है। इंडेक्स को देख लीजिएगा। बाकी कम से कम 40-50 टॉपिक और हैं जो कल बता देंगे। इसको अभी आप लोग थोड़ा देर कुछ ढूंढने का प्रयास कीजिए और जब मन हो जाए तो निकलिए। कल फिर मिलते हैं।